हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अपन क्या है तरंग प्रकाशिकी के आंकिक प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो पीछे जो आंकिक प्रश्न है उनको मैं हल करता हूँ। ठीक है, आंकिक प्रश्न और बहुचयनात्मक ये मैं आपको हल करूँगा। एग्जाम्पल आप खुद से ट्राई करें, कोई डाउट रहे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक, बाकी जो क्वेश्चन है वो नोट्स में लगभग आ जाते हैं। ठीक, तो देखो आप आंकिक प्रश्न करता हूँ मैं तरंग प्रकाशिकी के, है ना। तो करें, पहला फर्स्ट देखेंगे आप, है ना। अभी दिखेगा आपको क्लियर। पहला देखो, एक ही आकृति के दो तरंगों के आयाम 2:1 में है। व्यतिकरण क्षेत्र में कंपनों के महत्तम व न्यूनतम आयाम और तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। एक ही आकृति की दो तरंगों के आयाम, पहली तरंग का आयाम a1 दे रखा है, a1/a2। पहली तरंग का आयाम दूसरी तरंग के आयाम का अनुपात 2:1 है, a1/a2 का मान 2 है। तो अधिकतम और न्यूनतम आयाम और तीव्रताओं का अनुपात, तो अधिकतम आयाम कितना होता है आर मैक्सिमम और न्यूनतम आयाम कितना होगा आर मिनिमम। तो अधिकतम आयाम का फॉर्मूला क्या बताया था a1 + a2 और न्यूनतम का a1 - a2, ये तो बताया था। कैसे हल करें, ऊपर से a2 कॉमन ले लो, ऊपर से तो a2 अगर कॉमन ले लेते हैं अपन तो ये बचेगा a1/a2 + 1। ऐसे नीचे से भी a2 कॉमन ले लो तो a1/a2 - 1, ये कैंसिल। a1/a2 का मान रख दो यहाँ से 2/1, 2/1 रख दें, 2/1 रख दें, आंसर आ जाएगा। ये तो पहला आ गया। दूसरा बोला है अधिकतम तीव्रताओं का अनुपात। तो तीव्रताओं का अनुपात कैसे निकालें, अब आपको निकालना है I मैक्सिमम और I मिनिमम। तो या तो फॉर्मूला लगाओ या डायरेक्ट ध्यान रखो, तीव्रता होता है KR², तीव्रता का फॉर्मूला। अधिकतम निकाल रहे हैं तो अधिकतम आयाम और न्यूनतम निकाल रहे हैं तो न्यूनतम आयाम का स्क्वायर, के तो कैंसिल। तो ये जो अनुपात आएगा ये R मैक्सिमम / R मिनिमम, ये जो ऊपर वाले क्वेश्चन में आएगा उसी का क्या कर देंगे बताओ, स्क्वायर लगा हुआ तो स्क्वायर करते ही आंसर आ जाएगा। न्यूमेरिकल नंबर अगर 2 की बात करें तो दूसरा देखो, किसी व्यतिकरण प्रयोग में I तथा 4I तीव्रताओं की दो स्रोतों का उपयोग किया गया। उन बिंदुओं पर तीव्रता ज्ञात कीजिए जहां पर अध्यारोपण करती हुई दोनों स्रोतों से तरंगों के मध्य कलांतर इतना है। तो पहली तीव्रता I1 तो दे रखी है I और दूसरी तीव्रता I2 दे रखी है आपको 4I। अब आपसे बोला है अलग अलग केस दिए कि जब कलांतर 0 है, जब π/2 है, जब पाई है। तो मैं एक करके दिखाता हूँ। पहला वाला, पहले वाले के लिए कलांतर फाई का मान क्या लेंगे 0। कैसे हल करेंगे, जब अध्यारोपित होंगी तो परिणामी तीव्रता कितनी मिलेगी। तो परिणामी तीव्रता का फॉर्मूला I, क्या नाम देते हैं इसको, I' देते हैं, I'। तो फॉर्मूला बताया था फॉर्मूला था I1 + I2 + 2√I1I2 और cos थीटा, यही था ना फॉर्मूला। तो I' कितना आएगा, I' बताओ। I1 की जगह I, I2 की जगह 4I और 2√I1 की जगह I और I2 की जगह 4I आया है नहीं, और cos थीटा की जगह 0। हल करें, I' बराबर 4 और 1 5I, इसको हल करो 4I² का वर्गमूल लें तो 2I और 2I को 2 से गुना करें तो 4I और cos 0 का मान 1, तो 4I और 5I 9I आ गया आंसर। ऐसे आप आगे वाले कर सकते हो, बस क्या चेंज करना है, फाई की जगह दूसरे में 90 लेना है, तीसरे में 180, है ना। न्यूमेरिकल नंबर 3 लेते हैं अपन। 3, दो छिद्रों के मध्य की दूरी ज्ञात करनी है। दो छिद्र मतलब स्लिट, तो स्लिटों के मध्य की दूरी को स्मॉल d से लिखते हैं, यंग के द्विघाती प्रयोग में ज्ञात करनी है। जो 1 मीटर दूरी पर रखे पर्दे की दूरी दे रखी है D, कैपिटल D 1 मीटर। इतनी चौड़ाई की फ्रिंज बनाते हैं, बीटा फ्रिंज की चौड़ाई थी 1 mm। 1 mm को मीटर में बदलें तो 1 × 10⁻³ मीटर। जबकि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लैम्बडा आपको दे रखी है 5000 एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम को मीटर में बदलते तो 5000 × 10⁻10 मीटर। ठीक है, अब आपको ज्ञात करना दो छिद्रों के मध्य की D। तो बीटा फ्रिंज चौड़ाई का फॉर्मूला बताए, बीटा बराबर लैम्बडा D/D, यही आया था फॉर्मूला, ये अप्लाई कर दो। बीटा का मान दे ही रखा है, लैम्बडा का मान दे ही रखा है, कैपिटल D दे ही रखा है,
तो स्मॉल डी पता लग जाएगा। सिंपल सा न्यूमेरिकल। आ गया हो। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 5500 एंगस्ट्रम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश इतने चौड़े रेखा छिद्र पर अभिलंबवत आपतित है। तो तरंगदैर्घ्य रखिए 5500 एंगस्ट्रम, मीटर में बदल सकते हो आप। और दूसरा अपन को दिया है रेखा छिद्र की चौड़ाई, मतलब स्लिट की चौड़ाई। स्लिट की चौड़ाई को ए से लिखते हैं विवर्तन में, 22 × 10⁻⁻5 सेमी में दिया है। तो मीटर में बदलेंगे, 100 का भाग और लगा देंगे तो 10⁻2 मीटर, है ना। केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर प्रथम 2 निम्निष्ठों की कोणीय स्थिति ज्ञात कीजिए। प्रथम 2 निम्निष्ठों की कोणीय स्थिति ज्ञात कीजिए। कौन पता करना है। तो बात कर रहे हैं निम्निष्ठ की। तो निम्निष्ठ का मतलब क्या हो गया, मैंने कंडीशन बताई थी निम्निष्ठ कब बनेंगे, a sin θn बराबर n लैम्बडा। ये तो बताई थी केंद्रीय उच्चिष्ट की स्थिति, प्रथम निम्निष्ठ की स्थिति, ऐसे बताई थी। तो निम्निष्ठ कब बनते हैं, जब a sin θn बराबर क्या हो बताओ, n लैम्बडा हो, तभी तो बनते हैं। अब कौन ये स्थिति निकालनी, पहले वाले की। तो पहले वाले के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, a sin θ1 बराबर n की जगह 1 रख देंगे। तो 1 रखेंगे तो 1 × लैम्बडा। और यदि थीटा बहुत छोटा है, तो साइन थीटा लगभग बराबर हो जाएगा किसके, थीटा के। तो a θ1 बराबर लैम्बडा। तो θ1 कितना आ गया, λ/a। और लैम्बडा और a दोनों के मान दिए। लैम्बडा का मान मीटर में रखेंगे तो 5500 × 10⁻⁻10 मीटर, और a का मान रखेंगे मीटर में तो 22 × 10⁻7 मीटर। तो θ1 कितना आ जाएगा, हल कर लो आप। देखो 22 से काटा इसको 11 से 2 बार, 11 से काटा इसको 5 00 -7, तो ये -3 रह गई, है ना। अब 2 का भाग लगा तो 2.5 × 10⁻−1 मीटर, या θ1 आ गया 0 मीटर नहीं सॉरी रेडियन। कौन को किस में नापते हैं, रेडियन में। ये डिग्री में नहीं आता, रेडियन में आता है लंबाई से, बाद में डिग्री में बदल जाए। और अगर आपको प्रथम 2 निम्निष्ठों की बात कर रहे थे तो पहले निम्निष्ठ के लिए आ गया। अगर दूसरे निम्निष्ठ के लिए करना है तो यही प्रोसेस करो, और यहाँ n की जगह क्या रख देंगे, 2 रखेंगे तो ये दोगुना हो जाएगा, 0.25 की जगह 0.50 हो जाएगा। वो n। अब लेते हैं अपन न्यूमेरिकल नंबर 5। तो न्यूमेरिकल नंबर 5 आप देखें, पांचवा देखेंगे आप। 2 पोलैरॉइड इस प्रकार व्यवस्थित हैं कि उनसे निर्गत प्रकाश की तीव्रता अधिकतम है। अधिकतम होने का मतलब दोनों जो पोलैरॉइड हैं उनकी अक्ष एक दूसरे के समांतर है। तीव्रता अधिकतम कब होती है, कि जब कोई अध्रुवित प्रकाश आपतित किया जाए तो वो उन्हीं विद्युत क्षेत्र सदिशों को गुजरने देता है जो उसकी अक्ष के समांतर होते हैं। तो अधिकतम तीव्रता कब प्राप्त होती है, जब दोनों पोलैरॉइड एक दूसरे के समांतर रखे हों। समझ रहे हो, जैसे एक पोलैरॉइड यहाँ रखा है यूँ, और दूसरा भी इसके समांतर रखा है। तो इस केस में क्या हुआ, इधर से जब अध्रुवित प्रकाश आपतित करेंगे तो पहला वाला पोलैरॉइड तो क्या कर देगा, इसको समतल ध्रुवित, और ये पूरी की पूरी तीव्रता प्राप्त हो रही है, अधिकतम तीव्रता। तो मतलब ये कैसे रखें बताओ, समांतर। ठीक है। यदि एक पोलैरॉइड को दूसरे के सापेक्ष 30 डिग्री और 90 डिग्री से घुमा दिया जाए, तो मैं केवल 30 डिग्री पे आपको बताऊंगा, 90 डिग्री से आप करेंगे, तो नवीन स्थितियों में निर्गत प्रकाश की तीव्रता, अधिकतम तीव्रता कौन सा भाग होगी। तो मान लो कि ये जब समांतर है तब अधिकतम तीव्रता कितनी निकल रही है, आई। माना अधिकतम तीव्रता कितनी है, आई। तो जब इनको 30 डिग्री के कोण पर घुमा दिया जाए तो मेलस के नियम से आप देखना, यहाँ अध्रुवित प्रकाश आपतित हो रहा है, अध्रुवित प्रकाश ये है ना। तो ये कोई अध्रुवित प्रकाश आपतित हो रहा है, इसकी तीव्रता यहाँ पे ध्रुवन होने के बाद इसकी तीव्रता आई है, और यही तीव्रता आपको यहाँ मिल रही है। तो अधिकतम तीव्रता कितनी हो गई, आई। अब आपसे बोल रहे हैं कि अगर 30 डिग्री के कोण पर घुमा दिया जाए, इसको 30 डिग्री के कोण पर घुमा दें इसके सापेक्ष, तो फिर तीव्रता कितनी मिलेगी।
तो यहाँ तीव्रता आई है, तो यहाँ अधिकतम तीव्रता कितनी मिल रही है, एज इट इज़ मिल रही है आई। और जब इसको 30 डिग्री कोण पर घुमा देंगे तो मेलस के नियम से आई बराबर आई नोट कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो ज्ञात करनी है ये वाली, तो आई डैश तो ज्ञात करनी है, आई नोट ये जो यहाँ से आ रही है इधर से इधर जाएगी ना, तो ये आई नोट होती है जो इस पोलराइड के इधर से आपतित हो रही है, ये क्या होती है बताओ, आई नोट। तो इसकी जगह तो आई लिख देंगे, और कॉस स्क्वायर थीटा कितना कर दिया 30, तो आई डैश बराबर कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2 का स्क्वायर, तो आई डैश कितना आ जाएगा 3i/4। तो समझ में आया, ये तीव्रता अधिकतम तीव्रता कितनी हो गई होता 3/4 गुना। ये फार्मूला कैसे लगाना आपको ध्यान है, जैसे ये वाला पोलराइड है तो आई नोट की जगह तो इधर वाली तीव्रता लिखते हैं, और ये आई डैश इधर वाली ज्ञात करनी होती है, और जितने कोण पे घुमाए वो कोण अपन यहाँ लिख देते हैं। तो ये था अपना न्यूमेरिकल नंबर 5। न्यूमेरिकल नंबर 6 की बात करें अब अपन, तो छठा देखेंगे आप इसी तरीके से। छठा देखो, जब सूर्य क्षितिज से 37 डिग्री कोण पर होता है तो पानी की सतह से परावर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित होता है। देखो आप, ये पानी मान ले, इधर पानी भरा है, अब देखो ये अभिलंब हो गया, अब ये प्रकाश ऐसे आ रहा ही हो, तो ऐसे परावर्तित हो रहा है, ऐसे हो रहा है नहीं है। अब बोल रहे कि यहाँ सूर्य है, ये सूर्य, अब सूर्य क्षितिज से, क्षितिज मतलब क्षैतिज रेखा से, तो क्षैतिज रेखा से जब 37 डिग्री के कोण पर होता है सूर्य, 36 से 37 डिग्री कोण, तब आपको पानी से परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित प्राप्त होता है। तो पानी का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो जब भी परावर्तन से समतल ध्रुवित प्रकाश मिले तो ब्रूस्टर का नियम होता है, तो पानी का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। कैसे बात ज्ञात करें, तो ब्रूस्टर के नियम के अनुसार इस माध्यम का अपवर्तनांक जो है वो ये ध्रुवन कोण जो होता है आईपी, ये जो ध्रुवन कोण होता है इसकी स्पर्श जाके बराबर होता है आईपी। तो ये कोण कितना होगा, ये तो ये पूरा 37 है, ये पूरा 90, तो आईपी कितना हो जाएगा, आईपी 90 - 37, तो म्यू 10, और आईपी कितना हो जाएगा 90 - 37, मतलब कितना हो जाएगा 53 डिग्री, तो 10 53, तो 10 53 का मान ज्ञात करना है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये ऐसा समकोण त्रिभुज होता है, अगर इसमें अगर ये 53 डिग्री है तो ये भुजा 4 सेमी की होती है, ये 3 सेमी की होती है, और ये 5 सेमी की होती है। याद रखना, जो समकोण त्रिभुज बनता है जिसकी भुजाएं 3, 4 और 5 सेमी होती है, उसमें 4 सेमी भुजा वाले भुजा के सामने वाला कोण 53 डिग्री होता है, याद रखना पड़ेगा, और 3 सेमी भुजा के सामने वाला कोण 37 डिग्री, और ये 90 होता है। तो बताओ 10 53 निकालें, तो 10 53 10 थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, 10 थीटा बराबर लंब बटे आधार, सॉरी, तो लंब बटे आधार करें तो लंब तो कितना है 4, आधार हो गया 3, 4/3 मतलब 1.33, और वैसे पानी का अपवर्तनांक 1.33 ही तो होता है। तो ये हो गया आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 6। 7वां देखें आप, 7वां न्यूमेरिकल, इधर 2 ध्रुवक प्लेटों की ध्रुवण दिशाएं समांतर हैं जिससे निर्गत प्रकाश की तीव्रता अधिकतम है। अभी बताया था ऊपर, ये 2 ध्रुवक प्लेट हैं, इनकी ध्रुवण दिशाएं समांतर हैं, तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता अधिकतम है आई है। इनमें से एक प्लेट को कम से कम कितना घुमाया जाए कि निर्गत प्रकाश की तीव्रता अधिकतम का 1/4 रह जाए, अधिकतम का 1/4। तो कैसे रहेगी, मेलस का नियम लगाओ, आई डैश बराबर आई नोट कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो अधिकतम तीव्रता है, और इसका 1/4 रह जाए ये, तो मतलब अपन को दिया है आई डैश कितनी रह जानी चाहिए, इसका 1/4, मतलब आई नोट बटे 4, तो यहाँ रख दो आई नोट बटे 4 बराबर आई नोट कॉस स्क्वायर थीटा, आई नोट से आई नोट कैंसिल, स्क्वायर हटाओ तो इधर रह जाएगा 1/2 बराबर कॉस थीटा। अब कॉस थीटा में 1/2 किसका मान होता है 60 डिग्री का, तो कॉस 60 बराबर कॉस थीटा,
ठीक है। और थीटा बराबर आ गया 60 डिग्री। अब इसमें आंसर में प्लस माइनस लगा रखा है, तो प्लस माइनस क्यों लगाते हैं? प्लस माइनस दिशा बताता है कि जो ये ध्रुवक है, एक प्लेट है और दूसरी प्लेट है, तो दूसरी प्लेट को पहले के सापेक्ष किसी भी दिशा में घुमाया जा सकता है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। अगर कोण को एंटी क्लॉकवाइज नापा गया है तब तो वो धनात्मक होगा, और क्लॉकवाइज नापा गया है तो वे कोण कैसा होगा बताओ? ऋणात्मक होगा। बोलो होगा या नहीं? क्लियर है? आगे और बढ़े अपन। तो इसके जो आंकिक प्रश्न है वो तो यहीं ख़त्म होते हैं। अब अपन करेंगे जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है या जो बहुचयनात्मक प्रश्न है वो।